हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और कल मैंने आपको इकोनॉमिक्स 11th क्लास का जो फर्स्ट लेसन है उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, जिसमें आज हम बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी की आगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या डिफरेंस है। व्यष्टि अर्थशास्त्र उन आर्थिक मुद्दों तथा आर्थिक समस्याओं से संबंधित है जिनका एक परिवार, एक फर्म या एक उद्योग जैसे व्यष्टि आर्थिक इकाइयों का सामना करना पड़ता है। मतलब जिन्हें छोटी आर्थिक समस्याओं का जो है उनका सामना करना पड़ता है, जैसे एक परिवार, एक फर्म या एक उद्योग। जैसे जो आंकड़े इकट्ठा करता है जो व्यक्ति, उसे छोटी आर्थिक समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में जैसे एक परिवार से उसने कुछ पूछ लिया कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं उनके बारे में बताइए, या फिर एक फार्म के लोगों से पूछ लिया, या फिर एक उद्योग के बारे में पूछ लिया, तो ये छोटी समस्याएं हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा ये। और समष्टि अर्थशास्त्र में बड़ी समस्याएं आती हैं जो आंकड़े इकट्ठे करता है उसके सामने, जैसे कि पूरे भारत की कुल बचत क्या है, रोजगार कितना है हमारे भारत का, और राष्ट्रीय आय कितनी है, कुल कितनी पूर्ति हुई है, ये सब समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। और सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार है। यानी सांख्यिकी वो होती है जिसमें संख्या की पूरी सूची होती है, और इसमें एक जो संख्या है उसका कोई वो नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए उनका डिफरेंस करने के लिए हमें कोई भी दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पे भारत में 26 वर्ष से ऊपर की आयु के युवक की औसत ऊंचाई 6 फीट है। एक युवक की तो बात यहाँ पे कर ली है, भारत के एक युवक की, और एक यहाँ पे नेपाल के युवक की बात की है। तो मतलब दो व्यक्तियों के बीच में या फिर कोई दो वस्तुओं के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, उसे कहेंगे हम सांख्यिकी। जैसे नेपाल में 5 फीट है, ठीक है। भारत में 26 वर्ष से ऊपर की आयु के युवकों की औसत ऊंचाई 6 फीट है, और जबकि नेपाल में 5 फीट है। और ये आंकड़े ये सांख्यिकी नहीं होती। जैसे कि गाय की 4 टांगे हैं, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये अकेला है। जिसमें किसी के साथ डिफरेंस होता है, नंबर का, किसी संख्या का डिफरेंस होता है किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के साथ, वो होती है सांख्यिकी। अब है सांख्यिकी दो पार्ट में है। एक तो सांख्यिकी बहुवचन संख्या में है, एक सांख्यिकी एक वचन संख्या में है। तो अब हम पढ़ेंगे सांख्यिकी का बहुवचन संख्या के रूप में इसे। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ अंकों के रूप में व्यक्त की गई सूचना अथवा आंकड़ों से होता है, जैसे जनसंख्या संबंधी आंकड़ों, रोजगार संबंधी आंकड़े और सार्वजनिक व्यय में आंकड़े इत्यादि। मतलब बहुवचन में कौन कौन से आंकड़े आते हैं। आंकड़े जैसे जनसंख्या संबंधी आंकड़े आगे बहुवचन संख्या में, रोजगार संबंधी आंकड़े आगे, या फिर सार्वजनिक व्यय के आंकड़े आगे, ये सब बहुवचन संख्या में आते हैं। और जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, राम को प्रति माह 100 रुपये जेब खर्च मिलता है। सांख्यिकी नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया गया। इसीलिए जिसका किसी भी संख्या का किसी और दूसरी संख्या के साथ डिफरेंस किया जाए वो सांख्यिकी होती है, मैंने अभी बताया था। तो इसके विपरीत, जैसे 11वीं कक्षा के विद्यार्थी का औसत जेब खर्च 25 प्रति माह है, या 11वीं कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, तथा बीए के प्रथम वर्ष में 100 विद्यार्थी हैं, इत्यादि सांख्यिकी आंकड़े हैं, क्योंकि यह आंकड़े समुच्चय अथवा औसत को दर्शाता है। ठीक है। तो ये जो एक दूसरे के डिफरेंस को संख्या के रूप में डिफरेंस होता है ना व्यक्ति या वस्तु के बीच में, वो बहुवचन संख्या है, जिसमें जनसंख्या संबंधी आंकड़े, रोजगार संबंधी आंकड़े और सार्वजनिक व्यय के आंकड़े आते हैं। ठीक है। और अब कुछ जो राइटर हैं उन्होंने कुछ इसके परिभाषा दिया बहुवचन के रूप में। A.L. बाउले के अनुसार आंकड़े अनुसंधान के किसी विभाग में तथ्यों के संख्या के रूप में ऐसे विवरण
होते हैं जिन्हें एक दूसरे के संबंधी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जो A.L. बाउले है उसने क्या कहा है कि आंकड़े अनुसंधान यानी जो आंकड़े इकट्ठे कर रहा है, अनुसंधान करता है, जो वो किसी भी विभाग में तथ्यों की संख्या के रूप में ऐसे विवरण होते हैं, यानी कोई भी तथ्य ऐसी संख्या में उसका विवरण किया जाता है जिसे एक दूसरे के संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति की हाइट बताई है तो दूसरे व्यक्ति की भी हाइट से ही कंपैरिजन करेंगे। जैसे एक व्यक्ति 5 फुट का है तो दूसरा व्यक्ति 4 फुट का है, तो हाइट का ही कंपैरिजन होगा, ना कि एक व्यक्ति 5 फुट का दूसरा व्यक्ति मोटा है, तो इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यूल तथा केंडाल के अनुसार आंकड़ों से हमारा अभिप्राय उन संख्यात्मक तथ्यों से है जो पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। ये तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ है एक ही कारण से प्रभावित नहीं होती, अनेक कारणों से प्रभावित होती है। अब है वालिस एवं रॉबर्ट्स के अनुसार बहुवचन संख्या ये सांख्यिकी बहुवचन संख्या किसने डेफिनेशन दिया? वालिस एवं रॉबर्ट्स के अनुसार समग्र तथ्यों के परिणात्मक पहलुओं के संख्यात्मक विवरण है जो मदों को गिनती या माप के रूप में प्रकट करते हैं। यानी हम ये मैंने बताया था कि किसी संख्या के रूप में या फिर किसी गिनती के रूप में प्रकट करते हैं हम इसे। ठीक है, अब है सांख्यिकी की बहुवचन संख्या तथा समंकों के रूप में विशेषताएं। सांख्यिकी की बहुवचन संख्या के रूप में इसकी विशेषताएं बताई गई हैं। तो यह है तथ्यों के समूह। ये है तथ्यों के समूह। एक अकेली संख्या समक नहीं कहलाती। मतलब वही बातें बार बार आ रही है कि एक व्यक्ति का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर कि जैसे एक गाय की 4 टांगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दो किसी चीज़ों के बीच में डिफरेंस होता है तो वो होती है सांख्यिकी। वही चीज़ इसमें बता रखी है कि तथ्यों के समूह कि एक अकेली संख्या समंक नहीं कहलाती। ठीक है, क्योंकि उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। उस अकेली वस्तु का क्या निष्कर्ष होगा? अनेक तथ्यों से संबंधित संख्याओं को सांख्यिकी कहा जाता है क्योंकि उनकी आपस में तुलना की जा सकती है। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है, हमारे कॉलेज में 1000 विद्यार्थी हैं, सांख्यिकी नहीं कहलाएगी क्योंकि एक अकेली चीज़ दे रखी है ना, इसमें किसी के साथ इसका डिफरेंस नहीं कर रखा। और जबकि इसके अलावा दूसरा वो है एग्जाम्पल, हमारे कॉलेज में BA में 300 विद्यार्थी हैं और BCom में 400 विद्यार्थी हैं तथा BASC में 300 विद्यार्थी हैं, या भारत की जनसंख्या। मतलब ये एक एग्जाम्पल तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये एक सांख्यिकी कहलाएगी। संख्याओं में व्यक्त, हम इसे संख्या में ही व्यक्त कर सकते हैं, किसी के गुण आदि के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। जैसे कि गुण के रूप में कैसे नहीं व्यक्त कर सकते कि कोई व्यक्ति मोटा है या फिर कोई छोटा है, ये सांख्यिकी नहीं कहलाएगी। सांख्यिकी वो कहलाएगी कि इरफान पठान की लंबाई 6 फुट है, 6 फुट 2 इंच है तथा सचिन की लंबाई 5 फुट 4 इंच है, ये सांख्यिकी कहलाएगी। ठीक है, मतलब किसी का कोई गुण सांख्यिकी नहीं होगी कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, छोटा है, बड़ा है, ये सांख्यिकी नहीं होगी। अब थर्ड है अनेक कारणों से प्रभावित। कोई भी चीज़ है वो अनेक कारणों से ही प्रभावित होती है, एक चीज़ से प्रभावित नहीं होती। आंकड़ों पर किसी एक चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि अनेक प्रकार के कारणों का प्रभाव पड़ता है। यदि आंकड़े केवल एक ही कारण से प्रभावित होते तो उस कारण को हटाने के बाद वे सामान्य हो जाते। अब है इसका एग्जाम्पल है, कीमतों में होने वाली 30% की वृद्धि, यानी जो हर एक सामान में 30% वृद्धि हुई है वो किस कारण हुई है? पूर्ति में मांग में वृद्धि, बिजली की कमी। मतलब बिजली आगे से जब कम आएगी तो इसका क्या है, जो इसकी कीमतें बढ़ेंगी। और फिर फोर्थ है उचित मात्रा में शुद्धता। जो व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए जाते हैं ना आंकड़े, वो शुद्ध होते हैं, उसमें कोई भी मतलब मिलावट वगैरह वगैरह का कोई वो नहीं होता, शुद्ध होती है वो आंकड़े। ठीक है, उनकी प्रकृति, उनका आकार, सब कुछ वो शुद्ध होता है। एक दूसरे से संबंधित रूप में होना। अब मैंने बताया था कि अगर किसी व्यक्ति की हाइट की बात कर रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति की भी हाइट का कंपैरिजन करेंगे, ना कि एक की हाइट का कंपैरिजन किया है और दूसरे की उम्र का, तो ये कोई सांख्यिकी नहीं होगी। अब नेक्स्ट है पूर्व निश्चित उद्देश्य, कि कोई व्यक्ति
अपने दिमाग में कोई ना कोई उद्देश्य रख के ही सांख्यिकी को इकट्ठा करेगा, बिना उद्देश्य के कोई चीज़ नहीं की जाती ना। तो 7th है गणना तथा अनुमान। या तो फिर हम सांख्यिकी की गणना करते हैं, अगर छोटा क्षेत्र है तो हम गणना कर सकते हैं, जैसे कि 11th क्लास में 100 बच्चे हैं तो हम उनकी तो गणना कर सकते हैं ना, कि जैसे 30 कॉमर्स के हैं, 20 आर्ट के हैं, 50 साइंस के हैं, ऐसे, ठीक है। और अगर जैसे किसी शादी में आए हैं कोई बहुत सारे व्यक्ति, तो उनकी तो हम गणना नहीं कर सकते, कोई आएगा कोई जाएगा, कोई पता नहीं लगेगा ठीक से, तो इसीलिए हम उनका सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं कि हाँ शादी में 100 लोग आए होंगे, या फिर 200 300, ऐसे अनुमान ही लगा सकते हैं उसका। अब है व्यवस्थित रूप से संकलित। आंकड़े व्यवस्थित रूप से संकलित किए जाने चाहिए, यानी इन्हें व्यवस्थित रूप से हम जो है इकट्ठा करते हैं। जैसे कि सबसे पहला कि हम लोगों से जाके पूछताछ करें किसी चीज़ के बारे में, जैसे मैं किसी उद्योग के बारे में किसी से पूछताछ करूँगी तो व्यवस्था के अनुसार करेंगे, पहले ये चीज़ करनी है, फिर ये, ठीक है। अब नेक्स्ट है इससे सांख्यिकी एकवचन संख्या। इसकी परिभाषा जो है बहुत सारे तीन राइटरों ने दे रखी है। फर्स्ट है क्राकस्टन तथा काउंडेन के अनुसार सांख्यिकी को संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह कहते हैं। ये सांख्यिकी को संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह कहते हैं। संग्रह करने, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा अन्य निर्वाचन से संबंधित विज्ञान कहा जाता है। यानी सांख्यिकी में हम प्रस्तुत भी करते हैं आंकड़ों को, और उनका विश्लेषण भी करते हैं, और उनको निर्वाचन भी करते हैं, उनका चुनाव भी करते हैं, ठीक है। तो उसी को सांख्यिकी कहते हैं। ये रह गया सांख्यिकी एकवचन संख्या। एकवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ है सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधियाँ। सांख्यिकी विधि वह विधि है संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वेचन का अध्ययन करती है। ये जो एक वचन के रूप में सांख्यिकी है, इसे 5 अवस्थाओं में बांटा गया। अब हम आगे पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। लाविट के अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जो संख्या संबंधी तथ्यों के संग्रहण, वर्गीकरण तथा सारणीकरण से संबंध रखता है, ताकि वे घटनाओं की व्याख्या, विवरण और तुलना के लिए आधार स्वरूप प्रयोग हो सके, ठीक है। सांख्यिकी वह विज्ञान है, जैसे सबसे पहले तो हम हम आंकड़े तैयार करेंगे, उसके लिए हम कुछ जानकारियों का संग्रहण करेंगे, फिर उनका वर्गीकरण करेंगे, उनको अलग अलग वर्गों में बांटेंगे, उनकी एक सारिणी बनाएंगे, मतलब ऐसे करके हम उसको अलग अलग उसमें बांटेंगे अवस्थाओं में, ठीक है। तो अब है सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाएं। इसकी सांख्यिकी की है जो 5 अवस्थाएं बांटी हैं, 5 अवस्थाएं इसकी बताई गई हैं। जो इसकी पहली अवस्था है आंकड़ों का संकलन। और सेकंड है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों का निर्वाचन। इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में सारा कुछ अच्छे से दिखा रखा है। फर्स्ट जो हमारी स्टेज है, फर्स्ट जो अवस्था है, पहली अवस्था, उसमें क्या है, आंकड़ों का संकलन किया जाता है, यानी उनकी गणना की जाती है, उनका निर्देशन किया जाता है, उनके पास जाकर इसकी जो जानकारी ली जाती है। अवस्था जो सेकंड है हमारी, आंकड़ों को व्यवस्थीकरण, आंकड़ों का जो है विन्यास तथा मिलान रेखा, ठीक है, ये किया जाता है। और जो थर्ड अवस्था है हमारी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, यानी उसे तालिका या फिर ग्राफ या फिर किसी चित्र के रूप में हम उसे प्रस्तुत करते हैं। और जो फोर्थ स्टेज है आंकड़ों का विश्लेषण, यानी उसे औसत के, प्रतिशत के रूप में, ये सब इसके रूप में हम इसका विश्लेषण करते हैं। और जो 5वीं अवस्था है आंकड़ों का निर्वाचन, औसत, प्रतिशत का विस्तार तथा विभिन्न आर्थिक चरों के संबंध की डिग्री, ये इसी के बारे में बताया गया है। इस ग्राफ के बारे में बताया गया है, इसमें ऐसे ही है। तो अब आगे पढ़ेंगे सांख्यिकी का क्षेत्र। सांख्यिकी की प्रकृति, सांख्यिकी की विषय सामग्री और सांख्यिकी की सीमाएं। सांख्यिकी की प्रकृतियाँ क्या हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ते चलेंगे। जैसे सांख्यिकी की प्रकृति ये रही, और सांख्यिकी की विषय सामग्री,
विषय सामग्री इसकी ये रही, यहाँ पे ये रही सांख्यिकी की विषय सामग्री जो यहाँ पे दे रखी है, और सांख्यिकी की सीमाएं आगे हैं, ये रही। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर वाली जो है सांख्यिकी प्रकृति वो पढ़ते हैं। यहाँ मूल प्रश्न यह है कि सांख्यिकी विज्ञान है तथा अथवा कला। प्रोटिप्टेट के अनुसार सांख्यिकी विज्ञान तथा कला दोनों ही हैं। यानी जो ये राइटर है इसके अनुसार सांख्यिकी विज्ञान भी है और कला भी है, दोनों ही चीज़ है, क्योंकि ये एक चीज़ में काम नहीं आती। देखिए कैसे, विज्ञान के रूप में सांख्यिकी संख्यात्मक आंकड़ों का वैज्ञानिक या व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करती है। यानी विज्ञान के रूप में तो ये सांख्यिकी संख्यात्मक आंकड़ों का जो है, मतलब ये इसकी सांख्यिकी की डेफिनेशन है, संख्यात्मक आंकड़ों का जो है ये व्यवस्थीकरण करती है, उसका अध्ययन करती है। और जो कला के रूप में सांख्यिकी वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए मात्रात्मक आंकड़ा है। ठीक है ना, जैसे ये जीवन में तो बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए मात्रात्मक आंकड़ा है, मात्रात्मक, और ये गुणात्मक आंकड़े पीछे हैं, पहले ये पढ़ लें यहाँ तक, फिर पढ़ेंगे उसे। तो अब है सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग करके हम वास्तविक जीवन की समस्याओं को बेहतर रूप से समझ सकते हैं। सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग करके जो हम रियल जीवन है, वास्तविक जीवन है, उसकी समस्या को समझ सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैंने ये बताया था कि अगर छोटी जगह है तो वहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं लोगों को। मतलब इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में काम आती हैं, वैज्ञानिक रूप से तो काम आती है और जीवन में भी काम आती है, दोनों जगह काम आती है। तो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मात्रात्मक आंकड़े हैं जो वो क्या होते हैं और गुणात्मक आंकड़े क्या होते हैं। ये यहाँ पे दे रखा है, मात्रात्मक और गुणात्मक आंकड़ों में अंतर क्या है। इसका संबंध मात्रात्मक चरों अथवा गुणात्मक गुणों के बीच के अंतर से है। आय, व्यय तथा निवेश जैसे मात्राओं चर पर जिन्हें जनसंख्या या अंक की शब्दों में व्यक्त किया जाता है। इसमें थोड़ा अलग सा दे रखा है, मैं आपको इसी लैंग्वेज में बताती हूँ। मात्रात्मक आंकड़े जैसे कि कोई मात्रा ले ली कि 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कोई भी संख्या, मात्रा। ठीक है, और गुण मतलब आपको पता ही है, अच्छा बुरा और मोटा पतला, ये सारे गुण। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ। मात्रात्मक चर, मात्रा जैसे कि सोनू ने तो 2 लीटर दूध लिया है और मोनू ने 3 लीटर दूध खरीदा है। ठीक है, तो ये होगी मात्रा। और है गुणात्मक, गीता की लंबाई 5 फुट है और सीता की लंबाई 6 फुट है। तो इस तरह से नहीं, ये भी मात्रात्मक का एग्जाम्पल हो गया। गुणात्मक जैसे गीता एक अच्छी लड़की है और जबकि जो सीता एक लालची लड़की है, मतलब ये उनके गुण हो गए, लालच, अच्छाई, ये सब। ठीक है, तो ये होता है मात्रात्मक और गुणात्मक आंकड़ों में अंतर। अब है सांख्यिकी की विषय सामग्री। ये वाला पार्ट हम कल पढ़ेंगे, जिसका पार्ट नंबर 3 होगा इस लेसन का। अगर आपको हमारा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार आप वैसे बुक को पढ़ के देखना, थोड़ी डिफ़िकल्ट लगेगी, लेकिन इस वीडियो को सुन के देखना, बहुत ही ईजी लगने लगेगी आपको इकोनॉमिक्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स।